अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 32 है, अब ये प्रश्न है 5-5 अंक के। अगर आप ये पेपर कर लेते हैं जो मैं करा रहा हूं, तो आप बच्चे अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएंगे और जो नंबर आएंगे वो आपके, अगर आपने अच्छी प्रकार से ये सभी पेपर किए हैं तो 80+ ही नंबर आपके आएंगे। अगर आपने बहुत अच्छी प्रकार से कर लिए और वहाँ आपके 20/20 लगे हुए हैं तो आपके 95 अबो मार्क्स आने की पूरी पूरी उम्मीद है। चलिए हम क्वेश्चनों को करते हैं कि जो 32वें क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो कहता है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से देखने पर एक टावर के शिखर और तल के अवनमन अवनमन कोण वो होते हैं जो छत से नीचे की तरफ देखे जाते हैं, क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यानी कि गर्दन झुका के जो नजरें झुकाकर जो कोण बनते हैं वो अवनमन कोण होते हैं, नजरें उठाकर जो कोण बनते हैं वो उन्नयन कोण होते हैं। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, टावर और भवन के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है जब आपका वर्गमूल 3 का मान 1.732 है। तो देखिए मैं यह मान लेता हूं ये हमारा ए बी भवन की ऊंचाई है और यहां पर कोई हमारे पास टावर दिया हुआ है जिसका ऊंचाई है सी डी। ये क्यों लिया? क्योंकि यहां से अवनमन कोण है इस बी बिंदु से, शिखर से ये अवनमन कोण 30 का है। दूसरा अवनमन कोण है जो पाद बिंदु से मिलता है वो 60 का, क्योंकि यहां से जो क्षैतिज रेखा हमारी निकलेगी उसके साथ ये 30 का बनेगा और ये हमारा कोण 60 का बनेगा। अब जो आपने लिया है उसी को लिखते जाना है। सबसे पहले लिखना क्या है कि ए बी क्या है। ए बी आपके पास भवन की ऊंचाई जो कि कितनी है 60 मीटर है। हमारे पास कितनी है 60 मीटर। ये सब हम क्या करेंगे मान के चलेंगे, माना। तो सी डी क्या है? सी डी हमारे पास है मीनार की ऊंचाई, यानी कि टावर की ऊंचाई। इसे हम क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास 60 मीटर है। तो हम बी कैपिटल वाई, ये बी कैपिटल वाई को एक क्षैतिज रेखा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा वो होती है जो हमारी आंखों से निकलने वाली रेखा होती है और वो समतल के समांतर होती है। जो नीचे वाला हिस्सा होती है उसके समांतर है, यानी कि जो ए सी है वो समांतर है बी वाई। अब हमारे पास प्रश्नानुसार हमारे पास जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण जो अवनमन कोण है वो है बी। इसको इस तरह से लिख लीजिए कि वाई बी डी वो है 30 डिग्री का और कोण वाई बी सी जो कि हमारे पास 60 डिग्री का है। अब जब ये रेखा इसके समांतर है और मैं मान लेता हूं जो डी ई हमारे पास एक रेखा है, माना डी ई समांतर है ए सी के, तो ये ए सी के समांतर है। तो हमारे पास जो कोण आएगा बी वाई के साथ किसका डी, जो हमारे पास कोण होगा डी बी वाई या वाई बी डी, वो कोण हमारे किसके बराबर हो जाएगा? वो होगा बी डी ई, क्योंकि एकांतर अंत्य कोण है, एकांतर अंत्य कोण। ये एकांतर अंत्य कोण होते बराबर होते हैं जो कि हमारे पास क्या होगा
इसका मान हो जाएगा ई डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और जो इसी प्रकार से क्या होगा, जो कोण है वाई बी सी, वो कोण हमारा किसके बराबर हो जाएगा ए सी बी। ये भी एक अंतरंत्य कोण के कारण 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का। अब देखिए, जब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं जमीन के ऊपर, ये दोनों परपेंडिकुलर है जमीन के ऊपर, क्योंकि बिल्डिंग होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये दोनों रेखा समांतर है, ये भी समांतर होगी, तो ये एक हमारा आयत के आकार का आ गया। आयत के आकार का आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये भुजा इसके समांतर है, यानी कि जो ए ई दूरी है वो सी डी के बराबर है, जो कि एक्स है। तो इससे क्या होगा, जो बी ई दूरी है वो क्या होगी, वो आ जाएगी हमारी 60 माइनस एक्स मीटर। अब हमें क्या करना है, एक ए सी क्या है, अब ए सी क्या है, भवन के पाद बिंदु और टावर के पाद बिंदु के बीच की दूरी है। क्या है, भवन के पाद बिंदु और टावर के पाद बिंदु के बीच की दूरी है। इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे h, इसका मान h लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा h। त्रिभुज पर, जो त्रिभुज है ए सी बी, जो ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें ये 90 डिग्री का है, ये 60 का कोण है, ये h है, ये 60 है। तो इसमें हमें h की वैल्यू निकालनी है, h बटे 60, जो कि आधार बटे लंब है, जो कि हमारे पास कोट होता है। कोट ये कितना दे रखा, 60 डिग्री दे रखा है। तो इसका मतलब h किसके बराबर हो जाएगा, h बटे 60 हो जाएगा 1 बटे वर्गमूल 3, क्योंकि हमारे पास कोस 60 किसके बराबर होता है 1 बटे वर्गमूल 3। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 भाग वर्गमूल 3। अब इसका परिमेयकरण कर देते हैं, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3 भाग वर्गमूल 3। जो हर का परिमेयकरण किया तो सेम आ जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 60, नीचे आ जाएगा वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाएगा, और वर्गमूल 3 ये कट जाएगा 20 पे, तो इसका आ जाएगा 20 वर्गमूल 3। किसकी वैल्यू आ गई h की, यानी कि ये आ गई भवन और टावर के बीच की दूरी। अब हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, टावर की ऊंचाई कितनी है x है, तो हम लेके चलते हैं यहाँ पे, जो त्रिभुज है त्रिभुज बी ई डी, बी ई डी में क्या है कि हमारे पास ये कोण दे रखा है 30 डिग्री का, और ये h है, और ये 60 माइनस एक्स है, ये हम यहां बता चुके हैं पहले। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमें ये 60 माइनस एक्स भाग h बराबर, ये क्या, ये लंब बटे आधार, जो कि किसके बराबर होता है टेंजेंट के, और टेंजेंट कितना आएगा 30 डिग्री। अब ये आ जाएगा 60 माइनस एक्स बटे 20 वर्गमूल 3, और ये आ जाएगा 1 बाई वर्गमूल 3। देखिए, क्योंकि h की जगह मैंने h की वैल्यू यूज कर दी। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, क्या आ जाएगा 60 माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 20 वर्गमूल 3 भाग वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से 3 कट गया, तो ये क्या आ गया 60 माइनस एक्स बराबर 20। अब इनकी जगह चेंज कर देते हैं, 60 माइनस 20 हो जाएगा और x दूसरी साइड, यानी कि x उस साइड जाएगा तो प्लस का, ये माइनस का, तो x का मान कितना आ जाएगा 40 मीटर। इस प्रकार से हम इस पार्ट को कर सकते हैं। देखिए, अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है अथवा वाला, वो हम करते हैं। अथवा वाला,
कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण जो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। देखिए, मैं मान लेता हूं यहां पर जो हमारे पास ए बी है, ए बी हमारे पास ये है लाइट हाउस की ऊंचाई जो कि 75 मीटर है। ठीक है, अब यहां से हमारा पहला जहाज एक्स है, दूसरा जहाज हमारा वाई है। अब क्या मानना है? माना ए बी क्या है? लाइट हाउस की ऊंचाई जो कि 75 मीटर है, और बी सी मान लेता हूं मैं क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा। अब ये बी सी हमारी क्या है? क्षैतिज रेखा है। प्रश्न अनुसार एक्स और वाई जहाजों की स्थिति है, जहाज कहाँ कहाँ स्थिति है, तो दिया हुआ है जो कोण है सी बी वाई, क्योंकि जितना दूर होगा अवनमन कोण क्या होगा उतना छोटा बनेगा, और जितना इसके नजदीक आएगा अवनमन कोण क्या होगा उतना बड़ा बनेगा। देखिए, ये 30 का और ये 45 का, तो ये हमारे पास कितना 30 डिग्री, और जो कोण है सी बी एक्स वो 45 डिग्री है। अब हमें पता है कि जो ये आते हैं कोण सी बी वाई बराबर होगा जो कोण ए वाई बी ये 30 डिग्री का, और जो कोण है सी बी एक्स वो कोण होगा ए एक्स बी ये 45 डिग्री का, क्योंकि ये एकांतर अंत्य कोण है। लिख भी सकते हो एकांतर अंत्य कोण। क्योंकि क्षैतिज रेखा क्या होती है? वो जमीन के समांतर होती है जो आंखों के साथ निकलती है, आंखों के बिंदु से, यानी कि जो देखते हैं ना वो जमीन के समांतर रेखा होती है, वो क्षैतिज रेखा होती है, आंखों से ही निकलती है, परंतु वो जमीन के समांतर होती है। और एक होती है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? जिस वस्तु को हम देखते हैं वो भी आंखों से ही निकलती है, क्योंकि देखने के लिए तो आंखों का यूज होता है, इसलिए। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, माना ए एक्स पहले जहाज की लाइट हाउस से दूरी, ये लाइट हाउस से होगा, लाइट हाउस से दूरी वो मान लेते हैं एक्स, और मैं मान लेता हूं अब एक्स वाई क्या है? दोनों जहाजों के बीच की दूरी, बीच की दूरी है उसको मैं छोटा वाई मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? छोटा वाई। इसको मान लेता हूं छोटा वाई। तो इनके बीच की दूरी है। तो अब त्रिभुज त्रिभुज ए एक्स बी में देखिए, ये त्रिभुज है, लाइट हाउस क्या होगा 90 डिग्री का बना होगा, और ये कोण हमारा 45 का है, और ये कोण हमारा 30 डिग्री का है। तो त्रिभुज में हमें क्या निकालना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू क्या है? ए एक्स, यानी कि, और ये रखा गया ए बी कितना है? 75 है।
जो कि आधार बटे हमारे पास क्या है, लंब है त्रिभुज में। त्रिभुज बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं इस प्रकार से। ये कितना है 75 और ये x, ये है हमारे पास कोण, यहाँ b आएगा, a आएगा और ये x आ जाएगा। तो ये किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब। ये होता है हमारे पास कोट, कोट कितना है 45, कोट 45 पे एक वैल्यू होती है, तो हमारे पास क्या होगा x बटे 75 बराबर आएगा 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 मीटर आ जाएगी। x तो 75 मीटर दूर है। तो अब त्रिभुज, त्रिभुज कौन सी है, ए वाई बी में, ए वाई बी में देखिए इसमें जो हमारे पास है x प्लस वाई, क्या दूरी है हमारे पास a से y तक की टोटल दूरी है, क्या होगी x प्लस वाई। तो ये तो x प्लस वाई है, नीचे आ जाएगा 75 और ये कितना कोण है हमारे पास 30 डिग्री का। तो ये भी आधार बटे लंब है, तो क्या हो जाएगा कोट 30 डिग्री। अब देखिए x का मान कितना है 75 प्लस वाई भाग में 75, यहां से आ जाएगा वर्गमूल 3। तो इसका मान क्या आएगा 75 प्लस वाई बराबर आ जाएगा 75 वर्गमूल 3, क्योंकि 75 की वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। वाई क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा 75 वर्गमूल 3 माइनस 75, 75 ले लेंगे कॉमन, अंदर आ जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1, इतने मीटर आ जाएगा। तो जहाजों के बीच की जो दूरी आएगी वो क्या आएगी 75 वर्गमूल 3 माइनस 1, 75 की गुणा इससे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 का जो और वाला पार्ट था। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 चैप्टर से है। कहता है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी ए सी और माध्यिका ए डी, अन्य त्रिभुज पी क्यू आर देना चाहिए था इसने, पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू पी आर और माध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो त्रिभुज ये दोनों हमें दिखानी है कि दोनों की दोनों समरूप है। तो सबसे पहले दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ए बी पी क्यू के, ए सी और माध्यिका ए डी पी एम के समानुपाती है। दर्शाना क्या है, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यहां दिखाना है, यहां ये और बता देना डी और एम या ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। ठीक है, माध्यिकाएं। अब देखिए, अब हम चलते हैं उपपत्ति पे। उपपत्ति पे सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को बना लीजिए। ये तो पहली त्रिभुज है ए बी सी और माध्यिका बीच में ये डी है, और दूसरी त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर जिसकी ये माध्यिका एम है। अब हमें ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अगर इसका इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात दे रखा है,
और इसका हमारे पास कहीं और यूज होगा, उसका हमें ढूंढना है। जबकि अगर ये दो भुजाओं का अनुपात आपस में दे रखा है बराबर, अगर मुझे ये या तो ये भुजा का अनुपात इसके साथ मिल जाए, या फिर क्या हो कि जो ये कोण है हमें दोनों के बराबर मिल जाए, तो SAS प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इसको निकाल सकते हैं। देखिए मैं क्या करता हूं, AD को इस प्रकार से आगे बढ़ा देता हूं ताकि ये A डैश तक की जो AD है वही डिस्टेंस ये रहे। अब इसको मिला देता हूं B को A डैश से। इसी प्रकार से अगर मैं PM को इस तरह से बढ़ा देता हूं P डैश तक, और Q को यहां मिला देता हूं, तो क्या किया हमने वही लिखेंगे कि अब जो ये त्रिभुज बनी है, जो BD और ये वाली त्रिभुज, और ये जो त्रिभुज है इसमें क्या सिमिलैरिटी है, जो ये वाला कोण है दोनों में शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों त्रिभुजों में, दोनों त्रिभुज, त्रिभुज कौन सी, ADC, और त्रिभुज कौन सी आएगी, BDA डैश में क्या है, देखिए जो कोण है ADC वो कोण BDA डैश के बराबर है शीर्षाभिमुख। और जो हमारे पास भुजा है इसमें जो AD वो बराबर है DA। अभी हमने मानना है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया है कि इसको लिख सकते हैं हम कि AD को इस प्रकार आगे बढ़ाएं, ताकि AD बराबर DA डैश हो जाए। तो इस प्रकार आगे बढ़ाना है, तो इन दोनों त्रिभुज में अब क्या होगा, ये, और जो हमारे पास है जो BD है वो DC के बराबर है, क्योंकि D मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु दे रखा है, क्योंकि AD माध्यिका है, माध्यिका तो BDA का D बिंदु मध्य बिंदु होगा। अब हमारे पास क्या मिला, दोनों त्रिभुजों में ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और इनके बीच का कोण बराबर, तो ये हो जाएगा SAS सर्वांशम कसौटी द्वारा। सर्वांशम कसौटी द्वारा क्या हो जाएगा कि हमारे पास त्रिभुज जो होगी ADC वो सर्वांशम हो जाएगी त्रिभुज A'DB के, A'DB के, A'DB के। तो इससे CPCT से क्या होगा, CPCT से क्या होगा, AC जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, AC किसके बराबर हो जाएगी, BA डैश के, यानी कि ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, पहला तीसरा, पहला और तीसरा बराबर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां से ये कंडीशन एक आ गई हमारे पास। अब इसी प्रकार यही कार्य किस में करना है, PQR में। PQR में करेंगे तो थोड़ा सा PQR में कि PM को
इस प्रकार आगे बढ़ाएं ताकि पी एम बराबर एम पी डैश हो जाए। ठीक है, यहां तक। और फिर क्यू पी डैश को मिलाएं। अब देखिए, अब यही कार्य इसमें होगा कि त्रिभुज जो है हमारे पास पी एम आर और त्रिभुज पी डैश एम क्यू में वही कार्य है कि एम कोण बराबर है एम के, पी एम बराबर है पी डैश एम के, क्योंकि ये तो शीर्षाभिमुख हो गया, ये लिया है यानी कि माना है। और क्यू एम बराबर है एम आर, मध्य बिंदु है। तो क्या होगा, एस ए एस सर्वांशम कसौटी द्वारा, एस एस क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो पी एम आर है वो सर्वांशम हो जाएगी त्रिभुज पी डैश एम क्यू के। और सीपीसीटी द्वारा, सीपीसीटी का तो आप बात जानते हो, सीपीसीटी द्वारा क्या हो जाएगा, जो पी आर है वो क्यू पी डैश हो जाएगा, ये आएगी सेकंड। अब देखिए, दो त्रिभुज ले ली हमने। अब मैं लेता हूं इस त्रिभुज में कि जो ये त्रिभुज है ए बी ए डैश और पी क्यू पी डैश में लिंक निकालता हूं। दोनों त्रिभुज ए बी ए डैश और त्रिभुज पी क्यू पी डैश में, अब क्या होगा इन दोनों में कि जो ए बी का रेशो है वो है पी क्यू के साथ। और हमारे पास क्या दिया था कि ए सी का रेशो पी आर के रेशो के बराबर दिया था। एक और दो से क्या हो जाएगा, जो ए डैश बी है उसका रेशो पी डैश क्यू के बराबर आ जाएगा। और तीसरा क्या दे रखा है हमारे पास, माध्यिका बराबर, माध्यिका का जो रेशो है वो भी इन्हीं के बराबर है। अगर माध्यिका के साथ मैं 2 लगा दूं, क्योंकि जितना हिस्सा ये है ये डबल हो जाएगा, तो क्या 2 लगा दूं, 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ए डैश पी पी डैश आ जाएगा। क्योंकि यहां तक की जो लेंथ है ये क्या है, ये पूरे का आधा है, तो पूरा कितना होगा, इसका डबल होगा, तो यहां से डबल लिया। तो क्या होगा हमारे पास, अब तीनों में हमारे पास ये भी मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास आ जाएगा एस 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 समरूप कसौटी द्वारा, समरूप कसौटी द्वारा क्या हो जाएगा कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सी, ए बी ए डैश समरूप है वो त्रिभुज पी क्यू पी डैश। अब इसमें जब समरूप त्रिभुज होती है तो उनके कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो कोण है बी ए ए डैश वो कोण बराबर हो जाएगा क्यू पी पी डैश के। ये हमारे पास तीसरी कंडीशन है। इसी प्रकार जब मैं इसी क्वेश्चन को आगे लेता हूं, इसी प्रकार मैं जब किसको मिलाता हूं, ए डैश सी और पी डैश आर को मिलाकर, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, हम त्रिभुज कौन सी, ए
डी बी उसको सर्वांशम दिखा सकते हैं त्रिभुज किसके, त्रिभुज ए डैश डी सी के तथा त्रिभुज जो पी क्यू एम है उसको सर्वांशम दिखा सकते हैं पी डैश क्यू एम के। तो इनसे क्या होगा कि जो हमारे पास साइड है ए बी वो किसके बराबर आ जाएगी, ए डैश सी, तथा कहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पी क्यू बराबर आ जाएगा पी डैश आर के। तो यहाँ से दोनों त्रिभुजों में क्या आ जाएगा, दोनों त्रिभुज कौन सी आएंगे अब दोनों, एक तो ये आएगी ये वाली और दूसरी आ जाएगी ये। इसका नाम क्या लिखें, त्रिभुज ए सी ए डैश और त्रिभुज पी आर पी डैश। दोनों में क्या होगा हमारे पास सेम कि जो ये है हमारे पास ए बी का रेशो है पी क्यू से और ए सी का रेशो है पी आर से और ए डी का रेशो है पी एम से। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं किससे मिल जाएगा, ए डैश का रेशो पी डैश के साथ। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी ए डैश सी को किससे, पी डैश, ये किसको करेगी पी डैश आर से। तो यहां से क्या मिल जाएगा कि जो त्रिभुज है त्रिभुज ए डैश सी वो समरूप हो जाएगी त्रिभुज पी डैश आर के। तो जब समरूप त्रिभुज होंगी तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब जो कोण होगा हमारा सी ए डैश वो बराबर हो जाएगा कोण आर पी डैश के। तो ये आ जाएगा 2, एक ये आ जाएगा समीकरण 4 क्योंकि हमने 3 ले लिया। 3 + 4 किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, 3 + 4 किया तो हमारे राइट साइड वाले बी ए डैश प्लस सी ए डैश बराबर हो जाएगा क्यू पी डैश प्लस आर पी डैश। जब इनको जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये कोण प्लस ये कोण, दोनों का मतलब पूरा कोण ए आ जाएगा और इधर से कोण पी आ जाएगा। तो दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज कौन सी है, अब हमारे पास त्रिभुज आ जाएगी ए बी सी, ये ए आर में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या दे रखा है, दोनों में देखिए ए बी का रेशो पी क्यू से, ए सी का रेशो पी आर से दे रखा है और इन दोनों में कोण ए बराबर हमारे पास पी मिल गया, अभी सिद्ध किया ये। तो यहाँ से ये जब इन दोनों में ये कोण इसके बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगी त्रिभुज पी क्यू आर से। देखिए ये थोड़ी लंबी तो है थ्योरम परंतु आसान है, अगर आप ध्यान से समझ के करोगे तो बहुत जल्दी ये हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या 34 है हमारे पास, वो कहता है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर और व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। देखिए किस तरह से है गुलाब जामुन इस प्रकार का
दिया गया है। इसके यहाँ भी और यहाँ भी अर्धगोला दिया। जो गुलाब जामुन की लंबाई है, गुलाब जामुन की लंबाई वो कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। और व्यास कितना दे रखा है? व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो बेलन का व्यास और जो कि किसके बराबर है? बेलन के व्यास या अर्धगोले का व्यास क्या होंगे? बराबर होंगे। तो माना त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या r मान ली। तो व्यास दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 2r किसके बराबर है? 2.8 के। यानी कि r कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर के। अब 1.4 सेंटीमीटर जो है यहां से त्रिज्या है, यहां से भी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है। तो बेलन की जो लंबाई है, यानी कि बेलन ये, यानी कि बेलन इस प्रकार का रह जाएगा, तो उसकी हाइट क्या होगी? तो बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई क्या होगी हमारे पास? वो होगी गुलाब जामुन की लंबाई माइनस 2 गुना, देखिए यहां से ये त्रिज्या है अर्धगोले की, ये भी त्रिज्या है अर्धगोले की, क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या ये भी होगी, ये भी अर्धगोले, 2 गुना अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, यानी कि क्या हो जाएगा? ये आ जाएगी 5 माइनस 2 गुना 1.4, यानी कि 5 माइनस 2.8, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगी? 2.2 सेंटीमीटर। इसे हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h। तो बेलन की ऊंचाई h है, जो कि 2.2 है, और त्रिज्या है 1.4। इसी प्रकार हमारे पास अर्धगोला है इस प्रकार का, जिसकी त्रिज्या है 1.4। तो जो चाशनी का आयतन से संबंधित है, तो गुलाब जामुन का आयतन क्या होगा? अब हम चलते हैं प्रश्न पर। गुलाब जामुन का आयतन, आयतन निकालना बड़ा आसान होता है। बीच में बेलन है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले लगे हैं इनके, इधर भी इधर भी, तो 2 गुना अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2 पाई आर क्यूब बट्टे 3। तो ये क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। तो आप देखोगे तो मैं इसको क्या करूं? पाई आर स्क्वायर को तो बाहर ले लेता हूं, अंदर बचा एच, यहाँ बचा 4/3 आर। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो पाई की जगह पाई की मान 22/7, क्योंकि इसने प्रश्न में और कुछ दिया नहीं, 22/7। आर 1.4 गुणा 1.4, अंदर ये 2.2 प्लस 4/3 गुणा 1.4। तो सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 22/7 गुणा 14/10 गुणा 14/10, अंदर बचाएगा 22/10 प्लस ये आ जाएगा 14 चौके 56, और ये आ जाएगा 30। यहां से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 गुणा 14 भाग 100, और इनमें 30 से मल्टीप्लाई किया तो 66 प्लस 56 भाग 30। तो ये हमारा क्या आ जाता है? इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 14 चौके 56, 56 और 5
61 भाग 100 गुणा इन दोनों के जो जोड़ आएगा 6 दूनी 12 और 11 और 1 12/30। अब ये तो एक गुलाब जामुन आ गए, ठीक है। अब एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, तो 30% है। तो चाशनी, एक गुलाब जामुन में चाशनी होगी, एक गुलाब जामुन में चाशनी कितनी होगी? ये होगी भाई 616/3000 गुणा 122 गुणा 30/100। देखिए ये इससे कट जाएगा, 100 आ गया। और इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करती हैं 616 गुणा हमारे पास है 122 की, तो हमारे पास आंसर आएगा गुणा करने के बाद 75,152। और नीचे हो जाएगा ये 100 होता है, और 100 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 यह आ जाएगा। अब 45 गुलाब जामुन का निकालना है। 45 गुलाब जामुन में चाशनी, क्या करेंगे? 75 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000 गुणा 45। इसको 5 पे काट देते हैं, 5 में 45, और ये आ जाएगा इस पे कट के 2,000, ठीक है। फिर इसको 5 पे या 2 पे काट देते हैं, सीधा सा रहेगा 1,000, और ये आ जाएगा 3, फिर ये आ जाएगा 7, फिर ये आ जाएगा 5, फिर ये आ जाएगा 7, फिर ये आ जाएगा 6। और इन दोनों की जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? इसकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी हमारे पास है, ये आ जाएगी 33, 18, 84 भाग में 1,000। जब मैं इसको निकालना चाहता हूँ पॉइंट हटा के 8, 3, 3, 8.184 तो इसको लगभग कितना मान लेते हैं? 338 सेंटीमीटर क्यूबिक इसकी चाशनी इसमें लगभग होगी। तो ये था प्रश्न हमारा। पास प्रश्न संख्या है 34, उसका अथवा वाला प्रश्न हम देख लेते हैं। कहता है मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। यानी कैसा बनाया इसने? ये ऊपर से नहाने के लिए तो फिर खुला रखना पड़ेगा। ये एक बेलन के आकार का बनाया, और नीचे क्या किया उसने? अर्धगोला लगा दिया। ये इसका अर्धगोलाकार भाग है, ऐसा बर्तन बनाया। बेलन की जो ऊंचाई है, यहां से यहां तक बेलन की जो ऊंचाई है 0.45 मीटर है। त्रिज्या दे रखी है, यहां से जो त्रिज्या दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो वही त्रिज्या किसकी होगी? अर्धगोले की भी त्रिज्या सेम ही होगी। जो अर्धगोला है हमारा, उसकी भी त्रिज्या क्या होगी? सेम आएगी। तो प्रश्नानुसार तो अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या वो है 30 सेंटीमीटर।
जिसको हम आर मान लेते हैं। मीटर में बनाना चाहे तो मीटर में आ जाएगी 3/10 मीटर आर, जो त्रिज्या आ जाएगी। तो ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई हमारे पास 1.45 मीटर है। तो इसके लिए क्या कहता है, जो स्नानागार है इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। देखिए ऊपर से तो ये खुला है, ऊपर से खुला है भाई, ऊपर से खुला है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? आकृति का। आकृति जो हमारे पास है, आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वो होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये देखिए बेलन का क्या होगा, 2πr/h प्लस गोले का 2πr²। तो यहीं से वही बात 2πr बाहर आ जाएगा और h प्लस r यहाँ बच जाएगा। तो 2π22/7 गुणा r, r कितना है? 3/10। तो h हमारा कितना आ जाएगा? h है 145/100 प्लस 3/10। तो यहाँ से हमारी मल्टीप्लिकेशन शुरू होती है। ये आ जाएगा 44, 44 की 3 से 4 12, 12 और 1 13, 7 गुण 70 आ जाएगा ये। और इसमें क्या होगा, 30 इसमें जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 जोड़ा तो हमारे पास 5 ऐसे कैसा 7/100 एलसीएम लेने के बाद। देखिए ये कटता है 7 पे, ये आ गया 10, ये 7 पे कटता है, 7 पे कटता है तो कितना आंसर आएगा इसका, 7 दूनी 14 और कितना आ जाएगा 7×5 35। जब 25 दूनी 50, 0 25 75 और 50 5 80, 25 और 8 80, ये हमारे पास 33 आ जाएगा, नीचे बचेगा 1000, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। तो फिर क्या आ जाएगा, पॉइंट के ना का पॉइंट लगा 3.3 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, नीचे दिए हुए बंटन एक द्वितीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात करें। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए कहता है इसको डायरेक्ट मेथड से ही करना, अगर आपके पास ऐसा आ जाता तो, जैसे 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, या गैप 40-40 का। फिर अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे हम। वर्ग चिन्ह कैसे, एक्स आई आ जाएगा क्योंकि ये हमारी बारंबारता है, एफ आई हो जाएगा। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों का जोड़ भाग 2, यानी कि 60 20 80 भाग 2 40, ये 160 हो जाएगा, उसका आधा करना है 80, इन दोनों का 150 आ जाएगा, 150 प्लस 100 250, 250 का आधा 125, ये आ जाएगा 400 तो इसका आ जाएगा 200, ये आ जाएगा 600 तो इसका आ जाएगा 300, और ये आ जाएगा 800 तो इसका आ जाएगा 400। तो अब क्या करते हैं, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई, क्योंकि हम अब कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो 7 की 40 से करते हैं तो 280 आ जाएगा, 8 की 80 की 5 से करते हैं तो 400 आ जाएगा।
अब 16 की 125 से करेंगे तो ये आ जाता है 2000। ध्यान रखना लाइन में लिखोगे तो फायदा रहेगा। 12 की 2 से करते हैं तो 2400। अब 3 की 2 से करते हैं तो 6 आएगा 00। 4 की इससे करते हैं तो 12 आ जाएगा 00। और फिर समीशन कर देते हैं FI XI का। जब इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास 0, ये 8 आ जाएगा। और इसको जोड़ते हैं तो 6 दूनी 12, 6 18, 18 का 8 आ जाएगा। और 5 और 1 हासिल वाला 6 आ जाएगा। और इनको जब हम समीशन FI करते हैं तो इनका जोड़ आ जाता है 45। अब जब हमें माध्य निकालना है, माध्य निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है। क्या आ जाएगा? समीशन FI XI भाग समीशन FI। तो ये आ जाएगा 6880 और ये आ जाएगा 45। जब हम इसको काटेंगे तो पहले तो 5 पे काट लो। 5 एकम 5 बचा 1, 5 तिये 15 बचा 3, 5 सत्ते 35 बचा 3 5। ये आ जाएगा 9 पे। फिर इसको 9 पे निकालेंगे तो 9 एकम 9 बचे 5, 9 पंजे 45। ठीक है, बचा 2, 9 दूनी 18 पॉइंट। फिर क्या होगा? ये यहाँ पे आ जाएगा अपना 8 और फिर पॉइंट C यानी कि लगभग 780 है तो 8 के करीब आ जाएगा। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा।